तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है उसका डे नंबर 37 है और आज की जो वीडियो है आपके लिए थोड़ा सा लेट हो गई है। और लेट जब होगी तो समझना जो ड्यूरेशन होगा वीडियो का वो भी घट जाएगा, क्योंकि इवनिंग का टाइम है। अभी टाइम हो रहा 7:15। तो इवनिंग टाइम पर अगर क्लास में बना रहा हूँ तो थोड़ा सा फिर टाइमिंग का यानी मॉर्निंग के अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंट रहता ही रहता है। फिर सुबह क्लास ना आने का मेन कारण क्या था मैं आपको बताता हूँ। इंक नहीं थी आज मेरे पास, यानी वो कल भी नहीं थी। मुझे लगा कल इवनिंग में लेके आऊँगा, लेकिन मैं भूल गया। तो वो इंक नहीं थी, तो मेरे पे मार्कर नहीं था आज, मतलब मार्कर पे इंक नहीं थी, तो पढ़ाने के लिए मेरे पास था नहीं। तो इसलिए मैं आज सुबह क्लास नहीं दे पाया आपको। अभी वो क्लास आ रही, ठीक है। कहानी सुनना, आज हिंदी नहीं आएगी, ठीक है। हिंदी कंप्यूटर वो नहीं आएगा। हिंदी में आपको क्या करना है बच्चों, मैंने फिर कह दिया आपसे, अब जितना हो सकता है विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, तत्सम, तद्भव, इन पे काम करो, ठीक है। और कोशिश करना जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आपके स्टेट के नहीं अदर स्टेट के हैं, चाहे घटना चक्र ले लो या हिंदी प्रीवियस ईयर जो सॉल्व्ड पेपर होते हैं वो ले लो। जहाँ आपको व्याकरण का पोर्शन ज़्यादा मिले वो लेना है। यानी अगर कोई आपसे कहीं मार्केट में कुछ भी, अब किताब तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मिल जाती है मार्केट में। अगर नहीं मिलती किसी केस में तो घट्टा चक्र वगैरह इनका सोर्स से लेके हिंदी का आप लोग क्या कर सकते हैं, तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। एक आध क्लास में मैं उसको देखूंगा क्या बचा हुआ है आपका, ठीक है। क्योंकि अगली क्लास आपकी क्रैश कोर्स की मंडे को आएगी और कल आपकी फाउंडेशन क्लास की मतलब जो है अगला वीडियो आएगा, ठीक है। और कंप्यूटर ये तो आज नहीं होगा, ये अब मतलब कंप्यूटर या रीजनिंग जो भी ये तो नहीं होगा आज, ठीक है। ये अगली क्लास से आएगा। तो हम लोग जो कहाँ पहुँचे हैं, हमारी NCERT 6th एंड होगी। NCERT 6th क्लास की एंड होगी। अब किसी छात्र ने लिखा था कि सर ये जो आप NCERT पढ़ा रहे हो इतना डीप क्यों पढ़ा, मतलब इतना डीप क्या होगा हमारा आएगा, तो PCS लेवल का पढ़ा तो अच्छा रहे हो। पहली मैं बात बता रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं खाली बता रहा हूँ, मतलब सूचना मैंने ली, आपको सूचना दे दी। पढ़ाना इसको नहीं कहते हैं। पढ़ाना होता है एक प्रॉपर तरीके से किसी को समझाना, हर टॉपिक के डेप्थ में जाके उसकी स्टडी कराना, उसको तो पढ़ाना कहोगे। मैंने क्या किया, 6th की किताब से क्वेश्चन छांटे आपको पढ़ा दिए, 7th के छांटे आपको पढ़ा दिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इतना कर रहा हूँ, यानी आपको बता दी कि आपकी इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड, वो ये है। दूसरा सुनना, 6th की NCERT आपकी एंड हो गई है, ठीक है। 6th यहाँ आपका चंद शासन तक एंड हो गया उत्तराखंड में। हिंदी आपकी लगभग जितना मैंने करा रखा है उसका 85 से 90% पोर्शन जो पढ़ने वाला है, जो पढ़ाया जा सकता है, वो मैंने कवर करा दिया, यानी बता दिया क्रैश कोर्स के अंदर, ठीक है। पढ़ाने का मतलब उसके क्वेश्चन करा दिए हैं। 10% बचा है, वो आगे पीछे मैं उसको देख लूंगा। इसके अलावा जो आपका अब शुरू होगा रीजनिंग, करंट अफेयर और आपका कंप्यूटर, ये 3 सेक्शन आपके अब शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो शायद क्लास नंबर 40 या मंडे से जो क्लास आएगी उसमें मैं यहाँ से इंक्लूड कर दूंगा। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से 90 डेज के क्रैश कोर्स में ये सब चीज़ एंड करने जा रहे हैं, ठीक है। आज आपका कौन सा शुरू हो जाएगा, पंवार वंश के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। एक NCERT हिस्ट्री 7th शुरू हो जाएगी 2, ठीक है। और पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही बच्चों, कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। जैसे ही ये आपके एंड होगी इसी तरीके से धीरे धीरे हम क्लासेस का फ्लो बढ़ाएंगे। 50 क्लास या 55 क्लास यानी 55 या 60 क्लास तक मान के चले, हिंदी खत्म, हिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन खत्म उत्तराखंड का। तो चेहरे पे स्माइल तो मांगता ही हूँ, दे दीजिए एक बार, ठीक है। तो अगला चैप्टर, अगला जो आपको क्वेश्चन लिखना है वो हम आज शुरू करेंगे GS के पोर्शन से, उत्तराखंड से नहीं। और हिंदी वाला पोर्शन आज मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो आप लोग, मध्यकाल के इतिहास में यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में रहट क्या होता था। रहट ये ल्यूसेंट में भी आपको मिलेगा, सिंचाई का यंत्र। रहट होता था सिंचाई यंत्र, लिख लीजिए, ठीक है। मध्यकाल के इतिहास में रहट क्या होता था, सिंचाई यंत्र होता था, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा लिखो आप लोग, राष्ट्रकूट किन शासकों के सामंत हुआ करते थे। लिखो, जो दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट किन शासकों के सामंत थे, यानी राष्ट्रकूट किन शासकों के सामंत, एक प्रकार का क्या था, गुलाम नहीं, मतलब मान के चले राजा जनता उनके बीच में दलाल टाइप के होते थे, वो सामंत कहलाते थे, ठीक है। तो राष्ट्रकूट जो सामंत थे बच्चों दक्षिण भारत के चालुक्य शासकों के थे, ठीक है। किसका लिखोगे, चालुक्य शासकों के सामंत ये हुआ करते थे, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, एक वेट्टी नाम का शब्द प्रयोग हुआ है मध्यकाल के इतिहास में, वेट्टी, ठीक है। ये क्या होता था, ये बताता था जो कर जो जबरन रूप में लिया जाता था, यानी इसको लिखो, एक प्रकार का कर जो जबरन रूप में लिया जाता था, जबरदस्ती लिया जाता था, जबरन क्या किया जाता था, इस टैक्स को लिया जाता था, वेट्टी कहलाता था, ठीक है। और किसका है ये, 7th की NCERT, आप देखना स्टैंडर्ड देखो आप, 7th की NCERT से आप लोग चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एलोरा के गुफाओं में मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, एलोरा के
गुफा ऑब्लिक मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करा था? राष्ट्रकूट शासकों ने दक्षिण भारत के। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा की गुफा और मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। ये बहुत इंपोर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है, राजतरंगिणी किसके द्वारा और कहाँ का? राजतरंगिणी में कहाँ का इतिहास बताया गया है, ये लिखो। यानी जो राजतरंगिणी है वो किस जगह के इतिहास के बारे में आपको जानकारी देती है? तो राजतरंगिणी लिखो आप लोग, कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है। कहाँ के इतिहास की जानकारी देती है? कश्मीर के इतिहास। ये पुस्तक है जो कि क्या बताता है? कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास। ठीक है, और ये राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है पूछेगा? कल्हण के द्वारा इस राजतरंगिणी की रचना की गई है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों अगला आता है वो आता है एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष। ये तीन राष्ट्र मतलब अपने आप में वंश थे जिनके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका बीपीडीओ वीडियो वाले में भी आया था, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने पहले भी आपको कराया था कि त्रिपक्षीय, वहां भी मैंने ये कहा था कि मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। फिर कह रहा हूँ, त्रिपक्षीय संघर्ष बच्चों ये तीन शासकों के बीच हुआ था। एक जो प्रतिहार शासक थे, यानी गुर्जर प्रतिहार लिखो, गुर्जर प्रतिहार शासक। दूसरा राष्ट्रकूट शासक, यानी किन किन के बीच हुआ था? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। ठीक है, यानी इन तीन शासकों के बीच, इन तीन राजाओं मतलब इन तीन वंशों के राजाओं के बीच क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष किस स्थान के लेकर हुआ था? कन्नौज को लेकर लिखो, यानी कन्नौज पे शासन करने हेतु, कन्नौज पर शासन करने हेतु ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसको कि किस किस के मध्य हुआ था? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के मध्य ये त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला लिखो, अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? एक अरब यात्री था अलबरूनी, जो कि महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो लिखो अलबरूनी भारत आया, यानी किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका जो नाम है बच्चों वो है महमूद गजनी के शासनकाल में। ठीक है, महमूद गजनी के शासनकाल में अलबरूनी किसकी यात्रा की थी? भारत की यात्रा की थी, या भारत ये आया था। और इसने एक बहुत फेमस किताब लिखी जिसका नाम है किताब उल हिंद। कभी ये पूछेगा किताब उल हिंद, या इसी को बोला जाता है अपने आप में तहकीक ए हिंद। इसी को क्या बोला जाता है? तहकीक ए हिंदी। इसकी रचना किसने की अगर कभी पूछता है तो अलबरूनी ने की थी, याद रखना। ठीक है, और अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, चोल जो शासक थे किस शासकों के सामंत थे? ऐसे लिखो, चोल जो शासक थे पल्लव सामंत थे, यानी पल्लव वंश के सामंत। जैसे मैंने अभी राष्ट्रकूट बताया ना चालुक्य के, ऐसे ही जो थे चोल शासक दक्षिण भारत में शासन करते थे इनका। और यहीं पे इन्होंने एक तंजौर एक नामक जगह है, वहां पर एक बहुत फेमस है तंजौर का। ऐसे लिखो, तंजौर नामक शहर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा किया गया था? ये किया गया था बच्चों चोल शासकों के द्वारा। ठीक है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? चोल शासकों के द्वारा किया गया था। ये भी बहुत ज्यादा क्या है अपने आप में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किस शासक ने की थी? एक शहर था प्राचीन भारत में, उसका नाम है लिखो गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना। लिखो की स्थापना, ये एक चोल शासक था जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम, और इसने अपनी क्या थी? राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो लिखो राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र प्रथम, और इसने इसको राजधानी बनाया था भी लिखो। ठीक है, इसने इसे अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। गंगोई कोंडम ये किसकी राजधानी थी? अपने आप में राजेंद्र प्रथम की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको क्या होना चाहिए बच्चों? पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप पे क्या रहते हैं? क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो प्राचीन भारत मतलब ये मध्यकालीन भारत के इतिहास से आता है। वहां पर लिखो नगरम क्या था? ऐसे लिखो नगरम क्या था? डैश करके लिखो व्यापारियों का संघ, यानी चोल काल में व्यापारियों का संघ। मैंने पहले भी बताया था, ये बहुत इंपोर्टेंट है। व्यापारियों का एक प्रकार का संघ था, और किसके काल में था? ब्रैकेट में लिखो चोल शासन में क्या था? व्यापारियों का संघ था। इसके बाद अगला आता है किसानों की, ये उर किसको कहा जाता था? उर कहा जाता था किसानों की, यानी जो चोल काल में किसानों की बस्तियों को था वो कहा जाता था उर, यानी किसान बस्ती। लिखो
उर क्या होती थी, किसान बस्ती चोल काल में। और इसी प्रकार से एक नाडु शब्द होता था, जैसे जिस प्रकार से अभी तमिलनाडु सुनते हो ना, ऐसे ही ये नाडु शब्द होता था। इसका अर्थ था गाँव का समूह, गांवों का समूह। और प्राचीन इनमें से इसी टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, प्राचीन भारत में या मध्यकालीन में ये किसे कहा जाता था, इस टाइप की चीजें से ही वो क्वेश्चन करता था, ठीक है। इसके बाद कई चीजें आपको हैं, एक चीज पता होनी चाहिए, भूमि के प्रकार, यानी आपको भूमि के प्रकार के मैं नाम लिखूंगा और उस भूमि में क्या होता था वो लिखना है, ठीक है। आप एक जगह पे लिख लीजिए भूमि के प्रकार, यानी भूमि के प्रकार, कहाँ पे जो चीजें यूज हो रही हैं वो कौन सी भूमि थी, उसके प्रकार क्या क्या हैं वो आपको क्या होना चाहिए बच्चों, पता होने चाहिए, ठीक है। तो भूमि के आप लोग क्या लिखेंगे, प्रकार लिखेंगे, ठीक है। भूमि के प्रकार यानी कौन सी भूमि किस प्रकार की होती थी, ठीक। इसमें पहला आपने भूमि का प्रकार लिखना है वेलन वगाई, वेलन वगाई, ठीक है। ये होता था बच्चों गैर ब्राह्मण किसान स्वामी से लिया जाता है, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी से की जो भूमि होती थी वो क्या कहते, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि लिख दो, की भूमि, ये क्या होती थी अपने आप में विलन वगाई होती थी, ठीक है। इसी के बाद जो अगला आता है ब्रह्मदेय, क्या आती थी, ब्रह्मदेय। इस ये किसको बोला था, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, लिखो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेय। अगला लिखो साला भोग, साला भोग, इसको क्या होता था, विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि, लिखो विद्यालय के रखरखाव हेतु, विद्यालय के रखरखाव हेतु जो भूमि दी जाती थी उसको बोला जाता था साला भोग भूमि, ठीक है। नेक्स्ट लिखना आपको पल्ली चंदनम, यानी जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि, लिखो पल्ली चंदम, यानी पल्ली चंदम, लिखो पल्ली चंदम, ये लिखो जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि, जैन संस्थाओं को दान में की गई भूमि को क्या बोला जाता था, पल्ली चंदम बोला जाता था, ठीक है। इसी प्रकार से अंतिम लिखना, मतलब ये काफी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, किस राजवंश ने धनी भूस्वामियों को मुवेंद वेलम और ईयार जैसी उपाधियां दी थी। तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे लिखना ना, मैं बताता हूं आपको, आपने सीधे क्वेश्चन के फॉर्म पे लिखने हैं। ये क्वेश्चन आपका पेपर में क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म पे अगर इसको लिख लोगे तो आपका ये काम कर जाएगा। तो आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आप ये क्वेश्चन आपने लिखना है इस तरीके से लिखना, देखो आप सीधे सीधे लिखो मुवेंद वेलम, क्या लिखोगे, मुवेंद वेलम, मुवेंद वेलम प्लस दूसरी टर्मोलॉजी आपने इसी प्रकार से लिखनी है, उसका नाम है अर-ई-आर। ये होते थे अर-ई-आर, धनी भूस्वामी, क्या लिखोगे, धनी भूस्वामी। अब कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये कहीं डेप्थ में तो नहीं होगा। मैंने क्या कहा, मैं एनसीईआरटी आपको कंप्लीट कराऊंगा, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी, रिस्क लेके मत जाना एग्जाम में, ठीक है। अब लास्ट इसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम लिखो। दिल्ली सल्तनत पर यानी दिल्ली में, ठीक है, शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम, यानी राजवंश का जो सही क्रम होगा, यानी किस सीरीज में सबसे पहले कौन आए, ठीक है। देखना ऐसे लिखना है, सबसे पहले आया था बच्चों गुलाम वंश, ठीक है। उसके बाद आया था खिलजी वंश, उसके बाद आया था तुगलक वंश, उसके बाद आया था सैयद वंश, उसके बाद आया था लोधी वंश और अंत आया था मुगल वंश, ठीक है। यानी दिल्ली पे शासन करने वाले जो शासक थे उनका सही क्रम यह है, सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया, फिर अपने आप में खिलजी वंश ने किया, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, फिर मुगल वंश, ठीक है। तो ये आपकी जीएस जो है 7th क्लास का जो पहला चैप्टर था वो आपका क्या होता है, एंड हो जाता है, ठीक है। पहला दूसरा एक आध चैप्टर इसमें क्या हो गए होंगे, एंड हो गए होंगे। इसके बाद देखिए अभी एक चीज़ आपको मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा ना, जैसे यहाँ पे थोड़ा 1-2 मिनट पहले क्लास का थोड़ा वो जो इससे पहले जिस मार्कर की इंक से लिख रहा था वो परमानेंट मार्कर की इंक आ गई थी। देखो जब किस्मत ख़राब होनी होती है ना, बैक टू बैक होती है। पहले मार्कर आज क्लास सुबह इसलिए नहीं आई क्योंकि मार्कर जो मतलब इंक थी वो मैंने ली नहीं, मैं भूल गया।
उसके बाद मैं इंक लेके आया। अब वो ना जिसने मुझे शॉपकीपर था ना उसने ध्यान दिया ना मैंने, उसने परमानेंट व्हाइट बोर्ड की इंक कर दी। परमानेंट यानी लिख दो तो मिटेगा नहीं, तभी तो मैं मिटाने में लगा था। फिर मैं अभी दोबारा उस जो है मार्कर के जो मतलब अपने आप में इंक है उसको वापस करके दोबारा से इंक लेके फिर ये क्लास पढ़ा रहा है। यानी तीसरी बार आज मुझे आज डिस्टर्ब हुआ इस क्लास को पढ़ाने में, ठीक है। तो क्या पता ये क्वेश्चन इसी से आ जाए। अगला जो आता है बच्चों उत्तराखंड का पोर्शन आता है आज का, ठीक है। और मार्कर भी देख रहे होगा थोड़ा स्टाइलिश कलर्ड लग रहा है, ठीक। अभी लेके आया। अगला देखो उत्तराखंड, पहला लिखो पवार वंश का संस्थापक किसको माना जाता है। पवार, चंदा एंड हो गया, ठीक है। पवार वंश का संस्थापक बेसिकली किसको माना जाता है बच्चों, अजय पाल को माना जाता था, ठीक है। किसको, सॉरी कनक पाल को, किसको, कनक पाल को क्या माना जाता था, पवार वंश का संस्थापक माना जाता था। इसके बाद अगला जो लिखना है आपको, ये जो पवार वंश का शासक है ना कनक पाल, इसने जो चांदपुरगढ़ में पवार वंश की स्थापना की थी। और ऐसा लिखना है पवार वंश की स्थापना कहाँ हुई थी, ऐसे लिखना, पवार वंश की स्थापना कहाँ पर की गई थी, चांदपुरगढ़, ठीक है। मतलब चमोली, ये आपने सुना होगा ना, गैरसैंण के आसपास के इलाके में वहीं पड़ता है, ठीक है, चांदपुरगढ़। और किसने की थी पूछेगा, कनकपाल ने। कब की गई थी, अगर 888 ईस्वी आता है तो इसकी ओर जाना। कई किताबें ऐसी हैं, कई विद्वान इतिहासकार आपके ऐसे हैं जो 688 ईस्वी भी इसको देते हैं। तो कभी अगर 888 न देख के 688 देखोगे तो आप 688 कर देना, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में आपका 888 आएगा। 2 ताम्रपत्र लिख पा रहा हूँ, एक लिखो मतलब अभिलेख लिखा रहा हूँ, एक लिख लो देवप्रयाग अभिलेख का संबंध, देवप्रयाग अभिलेख का संबंध किस शासक से है। वो जो देवप्रयाग अभिलेख है ये बच्चों जगतपाल का है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो देवप्रयाग का अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है, जगतपाल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को अगर पेपर में आएगा तो गलत मत करके आना। इसी प्रकार से जगतपाल के साथ साथ एक और शासक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उस शासक का नाम है धारसिल शिलालेख से संबंधित, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना धारसिल शिलालेख। धारसिल, ये पहले भी आपका मैंने बताया था और ये बीपीडीओ में ये क्वेश्चन भी आया था आपका शायद ना, से कहीं ना कहीं आया था। मतलब ये है धारसिल शिलालेख। और धारसिल शिलालेख से संबंधित भी आपके एग्जाम में कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछता है। तो धारसिल शिलालेख का संबंध अगर कभी पूछेगा तो ध्यान रखना अनंत पाल से है, ठीक है। कौन सा शासक था, अनंत पाल, यानी इनका कौन सा शासक था, ये जो धारसिल शिलालेख है वो किसका है, अनंत पाल से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन लिखना है आपको वो लिखना है गढ़वाल का पूर्ण एकीकरण किस शासक द्वारा किया गया था। गढ़वाल का पूर्ण एकीकरण, यानी उसको एक बना दिया था संपूर्ण गढ़वाल को, क्योंकि पहले 52 गढ़ हुआ करते थे। उसको एकीकरण करने वाला जो शासक था वो था अजय पाल, जो कि अपने आप में इनका 37वां राजा था, ठीक है। सिर्फ आप ये लिखो अजय पाल, अजय पाल, और इसके ब्रैकेट में लिखो 37वां राजा। कई किताबों में 37वां लिखा है, कहीं कुछ लिखा है। और आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को लिखो 52 गढ़ों को एक करने वाला, 52 गढ़ों का एकीकरण। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा एकीकरण किस शासक ने किया था, अगर कभी पूछेगा 52 गढ़ों का तो यही शासक है अपने आप में अजय पाल जी हैं, ठीक है। किसने किया था, अजय पाल ने किया था। ये क्वेश्चन आपका सही मतलब अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में दृष्टि से रहता है, ठीक। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना, किस शिलालेख से अजय पाल को धर्मपाथो कहा गया है, यानी किस शिलालेख में अजय पाल को धर्मपाथो कहा गया है। यानी पहले तो ये लिखो कि किस शासक को धर्मपाथो, किस शासक को धर्मपाथो कहा गया, तो आंसर लिखोगे अजय पाल। और किस शिलालेख में धर्मपाथो कहा गया पूछेगा, देवलगढ़। लिखो किस शिलालेख में अजय पाल को धर्मपाथो कहा गया, देवलगढ़ में, ठीक है। किस शिलालेख में, रट देना, आंख बंद करके रट्टा लगा के चले जाओ। 90 दिन है, मुझसे ये मत पूछना कि कौन सी किताब लूं, अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है, पटवारी पुलिस का एग्जाम, ऐसे क्वेश्चन मत पूछना मुझसे, मैं पहले कह रहा हूँ। कुछ और भी पूछना, मैसेज करके ये मत कहना कौन सी किताब लूं, क्या पढ़ूं, पटवारी का एग्जाम है, पुलिस का, कांस्टेबल का एग्जाम है। 90 डेज क्रैश कोर्स आपके लिए संजीवनी हो सकती है, मैं कह नहीं रहा कि होगी। जितना इससे आप सीखोगे वो उतना कहीं से नहीं करोगे, लेकिन थोड़ा दिमाग पे मतलब जो प्रेशर है वो तो भयंकर पड़ेगा अगर पहले नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि आपको रटना है, रटने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि सिखाने का समय है ही नहीं। तो इसीलिए इसको कह रहा हूँ कि अगर फ्यूचर के एग्जाम में तैयारी करनी तो तब तो आप फाउंडेशन क्लास के साथ जुड़ो जो सैटरडे संडे आ रही, वरना आपको इसको रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी विकल्प आप लोगों के पास नहीं बचता है, ठीक है। अगला लिखना आपको किस पर, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, मुगल दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण देने वाला पवार शासक कौन था। लिखो
मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। किस पंवार शासक ने, पूरा लिखना आप लोग, किस पंवार शासक ने पूरा लिखना है, ठीक है। किस पंवार शासक ने मुगल शहजादे दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को संरक्षण दिया था, ठीक है, लिखो दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को संरक्षण, लिखो दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को संरक्षण लिखना। को संरक्षण किसने दिया था? अगर कभी ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपका इसका आंसर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट करता है, पृथ्वीपति शाह। क्या लिखोगे? पृथ्वीपति शाह ने इसको क्या दिया था? संरक्षण दिया था। ये पेपर में आता है आपका, ठीक है। पृथ्वीपति शाह ने इसको क्या दिया था? अपने राज्य में संरक्षण दिया था। उत्तराधिकारी युद्ध से भागते हुए ये यहाँ आया था औरंगजेब की डर से, ठीक है। अगला लिखो, सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी कब स्थापित की? लिखो सुदर्शन शाह द्वारा अपनी राजधानी टिहरी से हटाकर श्रीनगर कब स्थापित की? ये की थी बच्चों 28 दिसंबर 1815 को, ठीक है। श्रीनगर से टिहरी से हटाकर मतलब श्रीनगर से हटाकर टिहरी कब स्थापित की करो, ठीक है। श्रीनगर से हटाकर टिहरी, मैंने उल्टा लिख लिया, श्रीनगर से हटाकर टिहरी कब स्थापित की करना, ठीक है। श्रीनगर से हटाकर, क्योंकि ये श्रीनगर से हटाकर टिहरी कब स्थापित की लिखना, टिहरी कब स्थापित की? 28 दिसंबर 1815 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, मानवोदय काव्य किसके द्वारा लिखी गई है? मानवोदय काव्य की है बच्चों कवि भरत। और जो कवि भरत था ये था मानसाह के शासनकाल में, पवार काल का सबसे प्राचीनतम काव्य भी माना जाता है इसको, ठीक है। कवि भरत लिखो मानसाह के शासनकाल में, मानसाह के शासनकाल में था। और एक पवार वंश का सबसे प्राचीनतम काव्य लिखो, पवार वंश का सबसे प्राचीनतम काव्य है ये, कौन सा? अपने आप में मानवोदय काव्य। इसके बाद अगला आता है सभासार, किसने लिखी है? सुदर्शन शाह ने। सभासार किसके द्वारा लिखी गई है? सुदर्शन शाह के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद आता है आपको रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा के द्वारा। रामायण प्रदीप जो लिखी गई है मेधाकर शर्मा के द्वारा क्या लिखी गई है? रामायण प्रदीप लिखी गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गणराज राजवंश काव्य किसके द्वारा लिखी है? मौलाराम के द्वारा, ठीक है। यहाँ लिखो गणराजवंश काव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सब। किसके द्वारा लिखी गई है? मौलाराम जी के द्वारा, ठीक है। गणराजवंश काव्य किसके द्वारा लिखी गई है? अगर कभी पेपर में आता है तो आपका क्या हो जाएगा? मौलाराम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद आता है टिहरी में अंग्रेजी, ये तो छोड़ दे, टिहरी तो हम बाद में पढ़ेंगे। अगला लिखो 52 गढ़ों को जीतने वाला, मैंने लिखा दिया अजयपाल, पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। 52 गढ़ों को जीतने वाला जो शासक था वो कौन सा था? अजयपाल था। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है धूलिया पाथा नामक प्रथा की शुरुआत किसने की थी? क्या होता है, जब मैं डीप स्टडी कराऊंगा तब पढ़ लेना, है पुरानी क्लास देख लेना। धूलिया पाथा प्रथा या धर्म का पाथा भी कहते हैं, ठीक है। ये की थी बच्चों किसने? अजयपाल ने, अजयपाल के द्वारा की थी धूलिया पाथा प्रथा, या धर्म का पाथा भी बोलते हैं इसको, धर्म पाथा भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो धर्म पाथा प्रथा की शुरुआत किसने की, ठीक है। अगला लिखो, इसी को देखना गढ़वाल का अशोक भी कहते हैं, ठीक है। अगर कभी आएगा गढ़वाल का अशोक कौन सा शासक कहलाता है? जो अपने आप में वो होगा कौन? अजयपाल। इसको भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और यहीं पे आपको ये भी याद रखना होगा कि जो टिहरी में, मतलब टिहरी वो तो छोड़ दीजिए, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के लेखक कौन है? लिखो, एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। गढ़वाल की क्या लिखोगे? दिवंगत विभूतियां के लेखक कौन है? भक्त दर्शन। कौन है बच्चों? भक्त दर्शन। और यहीं पे क्वेश्चन लिखो, टिहरी में पुराना दरबार का निर्माण कब हुआ था? 1815 में। टिहरी में पुराने दरबार का निर्माण, टिहरी में पुराना दरबार का जो निर्माण किया गया था 1815 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। यहीं पे जो अगला क्वेश्चन आता है वो लिख लीजिए, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? पातीराम ने। क्या लिखोगे? गढ़वाल एंशिएंट
व मॉडर्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पातीराम के द्वारा। यानी गढ़वाल एंशिएंट व मॉडर्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पातीराम के द्वारा लिखी गई। ये भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। ठीक है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, जो देवप्रयाग के वैष्णव मंदिरों के पूजा प्रबंधन हेतु भूमिदान देने वाला शासक कौन था? जगतपाल। लिखो, देवप्रयाग में वैष्णव धर्म की पूजा हेतु भूदान किसने किया था? जगत चंद्रपाल ने। ठीक है, किसने? जगतपाल ने। यानी जो देवप्रयाग है वहां पर जो मंदिर वगैरह हैं, वहां पे जो वैष्णव धर्म के जो मतलब अपने आप में क्या थे, अनुयायी थे, उनको पूजा करने के लिए जो दिया था वो जगतपाल ने दिया था। अगला लिखो, कीर्तिचंद का आक्रमण गढ़वाल पे किसके समय हुआ था? अजयपाल के समय। लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, कीर्तिचंद का गढ़वाल पर आक्रमण कीर्तिचंद का गढ़वाल पर आक्रमण किसके समय हुआ था? ये हुआ था अजयपाल। ठीक है, अजयपाल यहीं पे लिखा है मैंने, इसी के समय गढ़वाल पर इसने आक्रमण किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, किसने देवलगढ़ में एक महल का निर्माण किया और वहां राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना की थी? अजयपाल ने। लिखो, देवलगढ़ में महल का निर्माण कर राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना। देवलगढ़ में महल का निर्माण कर राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना किसने? देवलगढ़ में एक महल की स्थापना, देवलगढ़ में एक महल की स्थापना कर वहाँ राजराजेश्वरी मंदिर बनाया। ठीक है, तो कौन होगा? अजयपाल जी ने। ठीक है, अजयपाल ने ही ये चीज़ें की थी कि देवलगढ़ में एक महल बनाया, उसके बाद वहाँ पर राजराजेश्वरी मंदिर की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अजयपाल को आदिनाथ तथा आदिगुरु कहा गया है। इसको मतलब किसमें? सावरीगंज। इसको लिखो, यहीं पे लिखो, आदिनाथ ऑब्लिक आदिगुरु किसे कहा गया है? आदिगुरु किसको कहा गया? अजयपाल को कहा गया। और ये अजयपाल को आदिनाथ और आदिगुरु जो कहा गया है वो कहाँ पर किया गया? सांवरी ग्रंथ में। ठीक है, सांवरी नामक ग्रंथ में इसको क्या किया गया है? अजयपाल को आदिनाथ या आदिगुरु की संज्ञा दी गई है। अगला लिखो, श्रीनगर में काली देवी मठ की स्थापना भी इसी ने की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, श्रीनगर में काली देवी मठ की स्थापना, काली देवी मठ की स्थापना किस शासक ने कराई थी? अजयपाल ने कराई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और अंतिम दो क्वेश्चन लिखो आप लोग, किसने अपने नाम के आगे मतलब शाह की उपाधि जोड़ने वाला प्रथम बलभद्र शाह। लिखो, शाह की उपाधि जोड़ने वाला, शाह की उपाधि प्रारंभ करने वाला पंवार शासक बलभद्र शाह। लिखो, यानी बलभद्र शाह, यानी जो शाह जुड़ा है ना, ये कहाँ से शुरू हुआ? बलभद्र शाह से हुआ। और ग्वालदम युद्ध लिख लो आप यहीं पे, ग्वालदम का युद्ध किस किस के बीच हुआ? बलभद्र शाह व रुद्रचंद। बलभद्र शाह प्लस रुद्रचंद के मध्य हुआ था। और ये जो हुआ था 1501 का, बहुत मतलब ईयर नहीं पढ़ना आपको, बलभद्र शाह व रुद्रचंद के मध्य हुआ था। ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन तो क्या लिखते हो? युधिष्ठिर वगैरह कहा जाता था, इतना तो फिर आपका आएगा नहीं। तो ये था आपका आज का। और थोड़ा सा आज क्लास आपकी डिस्टर्ब भी हुई है, लेट भी हुई है। नेक्स्ट क्लास से हम इसको प्रॉपरली मंडे से देखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।